हेलो बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन है एक्चुअली में ये 2024 में पूछे गए साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो है PYQ है। इसमें हम MCQs को करेंगे और ये आपका कोड देख सकते हैं, ये कोड है, ये सेट 1 है और ये सीरीज नंबर आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी प्रखनली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाले जाते हैं, मतलब कि जिंक जो है ना वो 2 ml है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन में उसे गर्म किया जाता है। तो मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम डालते हैं जिंक जो 2 ml है, तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो वही कह रहा है कि व्हेन 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड टू द फ्यू पीसेस ऑफ द ग्रेजुअली जिंक, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक को हमें डालना टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद जो हमारे पास जो रिएक्शंस होगा उसको हमें बैलेंस रिएक्शन में देखना है। तो ये तो सारे के सारे जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस है, लेकिन सारे के सारे बैलेंस है क्या वो देखते हैं। तो देखिए Na यहाँ पे 1 है, O ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है और Zn कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इसका मतलब कि ये बैलेंस नहीं है। तब यहाँ पे देखते हैं 2NaOH, तो अब देखते हैं यहाँ पे Na कितना है 2 है और OH भी कितना है 2 है। तब यहाँ पे देखिए आप Na2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और Z कितना, ऑक्सीजन कितना है 2 है, उसके बाद Zn कितना है 1 है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा रिएक्शन है, मतलब कि सेकेंड नंबर है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये रिएक्शन के साथ साथ क्या है, ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में जो LHS होते हैं ना और जो RHS होते हैं वो इक्वल होते हैं। LHS बराबर क्या होता है, RHS बराबर होता है, मतलब कि रिएक्टेंट बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे, दोनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे उसको बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वियोजन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन। वियोजन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन। अभिक्रिया रिएक्शन को चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश है, मतलब कि लाइट से यहाँ पे क्या हो रिएक्शन हुआ है। तो FeSO4 जो है ये एक्चुअली में ये लाइट्स एनर्जी से नहीं होता है। उसके बाद जो है H2O है, ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, विद्युतीयकरण से होता है, ये नहीं है। हाँ, AGBR जो है ना श्वेत फोटोग्राफी या वाइट फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, ये हमारा आंसर हो सकता है AGBR2। लेकिन ये जो है ना ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ नहीं होगा। सेकेंड नंबर जो हमारा C है, ये C हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये है वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है, और इसमें इसका लाइट का यूज किया जाता है, मतलब सनलाइट में इसको अलग होते हैं, आर्गन को और ब्रोमीन को अलग करते हैं। अब उसी तरह थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये काफी इजी क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को पता होना चाहिए कि कक्ष ताप मतलब कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु और अधातु, धातु का मतलब होता है मेटल और अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट इन द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, ब्रोमीन एंड मरकरी। क्या ब्रोमीन एंड मरकरी है, नहीं। मरकरी और आयोडीन नहीं रहता, मरकरी और ब्रोमीन। तो यहाँ पे है, कह रहा है कि धातु और अधातु। तो यहाँ पे क्या है, धातु मरकरी है और ब्रोमीन क्या अधातु है। अब देखिए जो ऑप्शन A है और ऑप्शन C है दोनों सिमिलर हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन है ये वाले पार्ट में, और यहाँ भी ब्रोमीन है, और यहाँ पे मरकरी है और यहाँ पे क्या है, मरकरी है। लेकिन ऑप्शन A ना होकर के ऑप्शन C हो रहा है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि मेटल, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मेटल, उसके बाद क्या पूछ रहा है, नॉन मेटल। तो सबसे पहला जो होना चाहिए ऑप्शन में वो होना चाहिए मेटल और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला दिया हुआ है नॉन मेटल और दूसरा क्या दिया हुआ है, मेटल दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो फाइनल ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा C, क्योंकि मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है,
और ब्रोमाइन जो है ये नॉन मेटल है, ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए सी होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसके बाद आयोडीन भी क्या रहता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, मरकरी तो लिक्विड में रहता है। तो कंफ्यूजन में यह था, ये मतलब कि फर्स्ट और सी, ए और सी कंफ्यूजन था, तो सी ही फाइनल आंसर होगा। आंसर क्यों होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कार्बन के यौगिक जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो जो हमारे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना एक्चुअली में, अब यहाँ पे इसके कैरेक्टर देखते हैं। विद्युत के सुचालक, सुचालक का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो लेकिन एक्चुअली में ये गुड कंडक्टर नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। आर द बैड कंडक्टर, रियलिटी बात है, जब गुड नहीं है तो बैड होगा ही होगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही है, दूसरा नंबर सही है। उसके बाद कह रहा है कि के अणु के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, इसके बीच में जो होता है ना वो वीक फोर्स होता है। तो ये हो जाएगा हैव द वीक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देयर द मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो चौथा नंबर है ना कि अणुओं के बीच में दुर्बल आकर्षण फोर्स होता है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ कहाँ पे है, सेकेंड और फोर्थ सी में है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, कार्बन कंपाउंड के ये कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नीचे दिए गए यौगिक जो कंपाउंड्स हमारे पास दिए उस पर विचार कीजिए। इनमें से किस यौगिक में क्रिस्टलीय रूप में अणु में क्रिस्टल जल की अणुओं की संख्या ज्यादा है। तो मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है इस सबसे ज्यादा किसमें है, तो ये हमें बताना है किसमें होगा। तो एक्चुअली में क्या है ना कि इस वाले क्वेश्चंस में आपको ना सारे के सारे ना वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पता होना चाहिए। तो ये जो है ना इसमें फर्स्ट वाले में नहीं होगा, सेकेंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, डी में होगा। तो आप इसे ना इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ना रिएक्शन करा लेना, उसके बाद देख लेना किसमें ज्यादा होता है। अब उसके बाद है हमारा कि 6 नंबर, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। तो एक्चुअली में एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर देता है। तो ऐसा रिएक्शन जो मतलब कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे और साल्ट एंड वाटर दे तो उसे बोलेंगे हम अम्लीय नहीं बोलेंगे, मतलब एसिडिक नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा, ये होगा उभयधर्मी, जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ना आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा फाइनल आंसर। आइए 7 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये चैप्टर फर्स्ट से ही है साइंस है, लेकिन इसमें ना अक्सर बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए MnO2 प्लस में 4HCl। अब यहाँ पे क्या बना, MnCl2 और प्लस में 2H2 और प्लस में Cl2। अब यहाँ पे कह रहा है MnO2 उपचयित है और HCl क्या अपचयित है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ना, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर क्या ये HCl उपचयित है या MnO उपचयित है, या MnO उपचयित है और HCl क्या है, अपचयित है। तो अब ये बताना कि एक्चुअली में क्या है ना, MnO जो है O2 उपचयित है। उपचयित का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ना उसको बोलेंगे उपचयित। क्या बोलेंगे, उपचयित। और HCl क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जो HCl था। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को ले रहा है, तो इसको बोलेंगे अपचयित। क्या बोलेंगे, अपचयित बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा ना वो हमारा डी हो जाएगा। तो मतलब कि जो ऑक्सीजन को लूज करेगा उसको बोलेंगे रिड्यूस एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूस एजेंट। और जो ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज एजेंट। तो जो ऑक्सीजन को ले रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो HCl हट करके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है।
और रिड्यूस एजेंट का मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो इसीलिए क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसी शिशु का लिंग मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन में इससे निर्धारित होती है कि वो उसके माता पिता वंशानुगत क्या वंशानुगत है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, किसी शिशु का लिंग इससे निर्धारित होता है कि उसके माता पिता से क्या वंशानुगत हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है क्या वंशानुगत हुआ है। उसके बाद तीसरा है नर शिशु होने की प्रायिकता मादा शिशु होने की प्रायिकता से अधिक होती है, तो ये बात बोल रही है। चौथा है किसी शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय तब होता है जब नर युग्म और मादा युग्म में संलयन युग्मज बनता है। तो ये जो यहाँ पे आपको 4th नंबर दिख रहा है, तो ये 4th नंबर तो सही है। और उसके बाद देखो शिशु लिंग निर्धारण इससे निर्धारित होता है कि इसमें माता पिता के वंशानुगत क्या है, ये नहीं है। किसी शिशु में लिंग निर्धारक इससे लिंग निर्धारित होता है कि उसके पिता से क्या वंशानुगत है। रियलिटी बात ये है कि उसके फादर पे डिपेंड करता है कि वहां से क्या रिलीज हुआ है, उससे ही पता चलेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे एग्जांपल में समझो आप कि जो XX है वो गर्ल्स के साथ होता है, ठीक है। जो XY है वो किसके साथ होता है, वो होता है बॉयज के साथ। अब यहाँ मान लो कि यहाँ से तो जो फीमेल है वहां से हमेशा XX आएगा, तो ये क्या बन गए गर्ल्स। और फिर यहाँ से X आया और यहाँ से क्या आया Y आया, तो यहाँ से क्या बन गया बॉय। तो X एंड Y जो क्रोमोसोम रहता है वो किसके पास रहता है, ये रहता है बॉयज के पास। तो इसीलिए पिता जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लड़का बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। तो ये जो आपका दिख रहा है 2nd नंबर ये और 4th नंबर जो है ये दोनों सही होगा। तो कहाँ है आपका 2nd और 4th, हाँ बी आंसर हो गया आपका। तो ये डिफाइन करेगा, तो ये इसका 2nd और यहाँ पे हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं को जनकों में अगली संतति तक ले जाता है। तो क्या ये जो क्रोमोसोम्स है आनुवांशिक सूचना को ले जाता है, तो रियलिटी बात है ये ले जाता है। एक्चुअली में कैरी द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन जाता है। ये एकदम बिल्कुल सही बात बोला है कि जो गुण माँ बाप में होते हैं वो गुण जो बच्चों में भी आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट सही बोला। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि किसी जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर धागेनुमा संरचना होता है, ये गलत पॉइंट है, नहीं होता। मानव जनन तंत्र में सदैव युग्मों की विद्यमान होती है, तो ये गलत होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि कोशिका विभाजन में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर द इन्वॉल्व टू द प्रोसेस ऑफ द सेल डिविजन। तो ये सही बात कर रहा है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय में प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ ये डी आंसर होगा इसका फाइनल आंसर। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी तंत्रिका का वह स्थल जहां विद्युत आवेग रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि इन द नर्व सेल द साइट वेयर टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट इनटू द केमिकल इम्पल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल है वो किस में चेंज हो रहा है, केमिकल में। तो एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए कि ये होगा तंत्रिका पेशीय संधि, जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जिसको हम साइनेप्स के भी नाम से जानते हैं, साइनेप्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो साइनेप्स होता है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है साइनेप्स, उसी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ना वो कन्वर्ट होता है केमिकल इम्पल्स में। क्योंकि एक नर्व से दूसरे नर्व में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज होकर के केमिकल में जाएगा तो वो डेंड्राइट जो है ना वो हमेशा केमिकल इम्पल्स को ही, केमिकल इन्फॉर्मेशन को ही यूज करता है।
तो एक्सॉन तो नहीं, एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है। डेंड्राइट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है केमिकल इंपल्स में। और सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी के द्वारा ही एक्सॉन्स में इंफॉर्मेशन जाते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी। ये क्या करता है, यही चेंज करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में, क्योंकि अगला डेंड्राइट क्या करे, इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करे, रिसीव करे। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम समझते हैं कि रंध्र कब बंद होता है। तो रंध्र का मतलब क्या होता है, एस्टोमेटा। एस्टोमेटा बंद कब होगा, ये हमें देखना है कि एस्टोमेटा बंद कब होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी तो ये खुलेगा, बंद थोड़ी तो होगा। एक्चुअली में जैसे हमारा नाक है ना, उसी तरीके से जो प्लांट है उसके लिए क्या है, एस्टोमेटा है। तो हम सांस लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, लेकिन वो क्या सांस लेते हैं, तो वो लेते हैं CO2। तो उनको सांस लेना है तो बंद थोड़ी तो होगा, वो खुलेगा, तो पहला गलत हो गया। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जब आवश्यकता नहीं होगी तब वो क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, ये पॉइंट सही है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर चला जाता है। हाँ, ये भी पॉइंट सही है कि जब वाटर जो है ना, वाटर जो है क्या करता है, वाटर फ्लो आउट टू द गार्ड सेल। गार्ड सेल से कब, जब जो वाटर जो है ना वो बाहर चलाया जाएगा, तब भी रंध्र क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब चौथा पॉइंट है, द्वार कोशिकाओं में पानी भीतर चला आता है तो नहीं, खुलता है, ये भीतर आता है तो खुलता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो बेटा आप याद रखना कि जो एस्टोमेटा है वो खुलेगा कब, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, और बंद कब होगा, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए और जब उसे मतलब कि पानी पूरा बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में चला गया, तब भी क्या करेगा, बंद हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना। आइए अगली क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 में क्या कह रहा है कि किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि पर्दे पर बनने वाला साइज प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब समान साइज का हो। तो कहने का मतलब ये कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फ्रॉम ए द कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, शुड बी द एन ऑब्जेक्ट प्लेस टू गेट एंड टू द इमेज ऑफ द सेम साइज। तो सेम साइज का इमेज मिलना चाहिए, तो हम कहाँ पे रखेंगे। तो देखो, कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, लेंस। तो ये लेंस हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, फोकस, यहाँ पे हम सेंटर देंगे, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सेंटर पे रखते हैं ना, तो वो क्या होता है, सेम साइज का इमेज देता है। क्या देता है, सेम साइज का इमेज देता है। तो अब देखो क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है। पहला है, लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी से अधिक। तो अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो फोकस है। तो इसका मतलब 2f बराबर जो होता है ना, वो r होता है, मतलब कि c होता है। तो इसका मतलब दोगुनी दूरी से दोगुना, इसका मतलब c से पीछे। तो ये पहली वाली चीज गलत हो गई। अब लेंस के मुख्य फोकस पे, तो अगर कोई भी चीज, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी जो इमेज बनती है ना, वो इनफाइनाइट पे बनती है, और जो इनफाइनाइट पे होता है उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो ये भी पॉइंट कट गया। अब कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी की दोगुना। हाँ, ये सही है कि जो फोकस होता है ना, फोकस को 2 से गुना करोगे तो वो निकल जाएगा आपका सेंटर। क्या निकल जाएगा, सेंटर। तो ये ऑलरेडी सेंटर पे रहेगा, तब भी सेम साइज का इमेज बनेगा। तो आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी में एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये रिलेशन होता है फोकस लेंस का और सेंटर का, कि फोकल लेंथ क्या होते हैं, 2 गुना बराबर में सेंटर हो जाएगा, या सेंटर का हाफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो दूसरा और पहला और डी ये नहीं होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र का लेंस,
मानव नेत्र का ह्यूमन मतलब लेंस का निकाय किसी प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि द लेंस सिस्टम ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव सीन्स विच इज कॉल्ड। तो अब ये इमेज कहाँ बनता है वो हमें बताना है। तो कॉर्निया जो होता है ना, जिसको स्वच्छ मंडल कहते हैं, उसे तो लाइट इंटर करती है, वो नहीं होता है। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? सिलियरी मसल्स क्या करता है? हमारे लेंस को फैलाता है, सिकुड़ाता है। अगर हम दूर दूर देखते हैं तो क्या करता है? लेंस को सिकुड़ा देता है, मतलब लंबा कर देता है। और जैसे पास देखेंगे तो लेंस को मोटा कर देगा ताकि हमें पास का दिखाई दे, इसकी रेडियस कम हो जाए। और जैसे ही दूर करेंगे तो लंबा करेगा ताकि वो रेडियस हो जाए। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है माइंड तक, और जो इमेज बनता है वो बनता है रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? रेटिना पे। कहाँ हो रहा है? रेटिना पे फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो रहा है। और एक चीज ये याद भी रखना आप लोग कि रेटिना पे इमेज जो बनता है ना, वो उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। ये याद रखना, सीधा नहीं बनता। और जब ये नर्व्स जो है ना, नर्व्स ऑप्टिकल के साथ जाता है माइंड पे, तो माइंड ये इन्फॉर्म करता है कि तुम इसे उल्टा ना सीधा देखो, तब हम उसे सीधा देख पाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन ये भी प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। किसी धारावाही परिनालिका, परिनालिका का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड। क्या है? सोलिनॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की पैटर्न। के भीतर का मतलब होता है के अंदर, सोलिनॉइड के अंदर। तो यहाँ पे क्या? पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग द सोलिनॉइड। तो बेटा सोलिनॉइड कैसा होता है? जस्ट लाइक ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव दे दो। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक जाएगी, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो स्टेट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है ना, ये फर्स्ट वाला सही होगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्या होगा? ये गलत होगा। पूछ रहा है कि ये इसके अंदर इनसाइड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एंड करें द सोलिनॉइड, मतलब कि सोलिनॉइड के अंदर में होता है। तो अंदर में जो होता है ना, वो स्टेट जाता है। तो ये चीज याद रखना आप लोग। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में ये क्या है? निम्नलिखित में से वो आहार श्रृंखला पहचानिए जिसका द्वितीय श्रेणी पोषी स्तर क्या है? विलुप्त है। मतलब कि जो फर्स्ट है, सेकंड है, जैसे मान लो कि मतलब कि घास है, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो ये चीज तो सही है, पहला वाला सही है कि द्वितीय श्रेणी तो है ही यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये भी प्राणीजत पादप, छोटी मछली और बड़ी मछली, तो ये भी सही है। उसके बाद बाघ और घास, तो ये तो गलत हो गया ना। बाघ का भी घास खा ही नहीं सकता, ये हिरन खाएगा, बीच में हिरन होना चाहिए। तो इसमें क्या है? ये गायब है। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर क्या है? फर्स्ट और सेकेंड क्या है? वो गलत है। और थर्ड जो हमारा सही है, ये भी गलत है। तो ये चीज याद रखना। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसा दिया, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये चीज आप याद रखना कि सेकेंड जो इसमें से गायब है वो टाइगर और ग्रास, स्नेक और फॉग। तो यहाँ से क्या है? ये एब्सेंस है। अब यहाँ पे अगला है 16 नंबर, नीचे दिए गए किस जीव की अलैंगिक जनन की विधि बहुविखंडन है? बहुविखंडन का मतलब होता है मल्टीपल फीजन्स, ठीक है। तो फीजन्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुविखंडन का बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फीजन्स जो होते हैं, फीजन्स का मतलब क्या होता है? कि टूट करके अपने जैसा बनाना। और मल्टीपल फीजन एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? अपने जैसा दो बनाना, डबल। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है? अपने जैसा एक से अधिक बनाना, दो या दो से अधिक बनाना, इसको बहुविखंडन बोलते हैं। तो ईस्ट लेशमानिया पैरामीशियम नहीं होता है, ये होता है आपका प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये जो आंसर डी है, ये आंसर डी सही होगा। मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ईस्ट में, ठीक है, लेशमानिया में, पैरामीशियम में, ये कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बताओ कमेंट में फास्ट। आप तभी देखेंगे कि कौन सा बच्चा से मतलब कि सीरियस है पढ़ने के लिए। आइए एजम्पशन सब रीजनिंग आ गया। इन्हीं सब में बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा फंसते हैं। आप देखते हैं कि कौन कितने नंबर आते हैं। एक्चुअली में देखो, इसे पढ़ो, खुद से करो वीडियो रोक करके, और उसके बाद आंसर देखो। आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो पहला है, जब जिंक नाइट्रेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है।
हाँ ये रियलिटी बात है, जब जिंक नाइट्रेट है ना वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि वो H2O देता है, वाटर के रूप में दे देता है। अब यहाँ पे इसका कारण दिया हुआ है, नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को उपचयित कर करके पानी बनाता है, ठीक है, और स्वयं उपचयित हो जाता है। ये रियलिटी बात है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व टू द व्हेन द जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, रियलिटी बात है दोस्त, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस द वाटर एंड इटसेल्फ टू गेट टू द प्रोडक्शन। तो रियलिटी बात है कि पहला और जो दूसरा दोनों सही है, तो पहला जो हमारा जो स्टेटमेंट है ना वो सही है, और ये जो सेकेंड जो रीजंस है ना ये पहले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है, उसको क्लासीफाई कर रहा है। तो इसीलिए अभिकथन ए सही है और कारण आर दोनों सही है, और जो कारण आर है वो अभिकथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब कि जो आर जो है ना वो सही एक्सप्लेन कर रहा है ये फर्स्ट वाले ए को, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ए को जो है वो आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस, अभी क्या करो तुम लोग, जिंक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, जिंक जो है ना वो नाइट्रिक अम्ल से, इसका रिएक्शन लिख करके दिखाओ, ठीक है। कितने बच्चे रिएक्शन लिखते हैं कमेंट में। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है किसी आहार श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर जीवों के हानिकारक रसायनों का संग्रहण अधिकतम होता है। तो ये तो सही है, ये एजम्पशंस जो है ना वो सही है, अभिकथन जो है वो सही है। कह रहा है कि एक्यूमुलेशंस ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स द मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिकल्स लेवल ऑफ द फूड चेन। तो मतलब पहले जो लेता है ना उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो ठीक है। अब यहाँ पे है फसलों को रोगों और कीड़ों से बचाने के लिए उन पर हानिकारक रसायन छिड़काव किया जाता है। तो ये भी सही है, जो रीजंस है ना ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को? नहीं, ये स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, ये स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है। तो मतलब दोनों सही लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए कि पहला तो नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट वाले को दोनों सही है और कारण का सही का अभिकथन कर रहा नहीं है। तो कह रहा है दूसरे में कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और किंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये फर्स्ट का क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि स्थलीय जीव, स्थलीय जीव का मतलब क्या होता है, जो जमीन पे रहता है। स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीव की श्वसन दर अधिक तीव्र होती है। तो हाँ रियलिटी बात है कि स्थलीय जीव की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर जो होती है ना अधिक तीव्र होती है, क्योंकि कि जो स्थल है, जो एयर है ना, मतलब कि जो लैंड है इस पे एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर में जो होता है ना वो जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उससे यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए ना श्वसन दर उसका ज़्यादा होता है जो वाटर में है। तो यहाँ पे कह रहे थे रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन ए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन मच फास्टर देन टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल में जो जमीन पे रहता है उससे ज़्यादा फास्टर किसका रहता है, वो रहता है कि जो वाटर में है वो। तो ये बात तो सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है। तो पानी में बहुत अधिक नहीं है, एयर जो है, जो ड्राई एयर है ना उसमें, मतलब कि जो हम लोग जो सांस ले रहे हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, पानी में नहीं है। तो इसीलिए ये गलत है। तो अब हम देखते हैं कि पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सही बता रहा है। और तीसरा में अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। हाँ, अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। अगर मान लीजिए कि दोनों गलत, अभिकथन ए गलत है किंतु आर सही है, तो फिर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन आर जो है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट नॉट लिस्ट। इसके बाद भी सेशन आगे चलता ही रहेगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे अभिकथन क्या कह रहा है, रीजनिंग्स क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश के प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो एक्चुअली में क्या कह रहा है कि आकाश जो है ना
जो मतलब कि इंद्रधनुष जो है रेनबो हो जाए, द रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। तो ये तो बात सही कह रहा है कि ये क्या है कि ये नेचुरल स्पेक्ट्रम्स है सन का, रियलिटी बात है, क्योंकि सन के कलर को क्या करता है 7 कलर में तोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेनबो इज द फॉर्म इनटू द स्काई व्हेन द सन इज द ओवरहेड ऑफ द वाटर ड्रॉप्स एंड आल्सो द प्रेजेंस इन द एयर। तो लेकिन ये चीज गलत है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता है तथा वायु में जल की सूक्ष्म बूंदों के उपस्थित होता है। तो बेटा ये सिर के ऊपर नहीं होगा, सामने होगा, हमारे फेस के ठीक सामने होगा। मतलब कि अगर मान लो कि आप ये रेनबो देख रहे हो, सपोज डैट कि आप रेनबो देख रहे हो, यहाँ पे आपको रेनबो दिख रहा है, 7 कलर में दिख रहा है रेनबो, तो आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से रेनबो देखोगे तो जो सन होगा ना वो आपके ठीक सर के पीछे होगा, जब भी यहाँ पे रेनबो बनेगा, नहीं तो रेनबो नहीं बनेगा। सर के ऊपर तो ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका जो है अभिकथन जो है फर्स्ट सही है, लेकिन परंतु आर जो है ना वो गलत है। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड गलत है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सी सही है, तो यहाँ पे भी हाँ सी सही होगा। अब देखिए ये हमारा जो 20 MCQs था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपका जो स्कोर है वो आप बताओ कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर इसी तरह करेंगे। अगर आप करोगे तो हम टारगेट लेकर के चलते हैं साइंस में 95%, मतलब कि 95% लेकर के चलते हैं। हमारा एग्जाम्स है फरवरी में, हम उसमें 95 प्लस स्कोर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।